अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर पाक स्टडी 301 का लेक्चर नंबर जो 13 और 14 है वो क्लियर करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ साथ साथ बताता चलूँ कि मैं आपको इंग्लिश हैंडआउट्स के साथ साथ उर्दू हैंडआउट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लेंगे। ना सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बल्कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर जो है अपना सेल्फ़ राइटिंग को इस्तेमाल करते हुए सेल्फ़ राइटिंग जो है वो भी कर सकते हैं, क्रिएटिविटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजियर हो जाएगा अगर आप इस बात को फॉलो करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ग्रैंड क्विज जो आगे आ रहे हैं उनकी भी फाइल हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, यानी कि अब जो बाद वाले स्टूडेंट्स सुनेंगे हमारी इसको, इसी के साथ साथ हम इंशाल्लाह आपके साथ मिड टर्म के जो पास्ट पेपर्स हैं वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे इन फ्यूचर। तो सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो स्टार्ट करते हैं। टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। अब इसका मतलब ये है कि अब हम 1947 से जो है वो अब हम इंडिपेंडेंस की तरफ जो है वो मूवमेंट करने लगे थे। अब हम टोटली जो है वो एक ख़ुद मुख्तारी की तरफ और इंडिपेंडेंट होने जा रहे थे। तो यही जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर पढ़ा था, प्रीवियस के अंदर जितनी भी मुस्लिम लीग ने डिसाइड किया अगर कन्वर्ट करें पोलिटिकल सिचुएशन फॉर्मलाइज है, तो ये सारी चीज़ें वो हैं, ये आपने खुद से पढ़ लेनी है, क्योंकि ये 12 दफ़ा मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर बता दी हैं, सिखा दी हैं। तो वही इसने आपको बार बार बताया। डेट्स आपने इस तरह याद कर लेनी है। इन्हीं डेट से आपका क्विज़ आता है, और आपके जो मिड टर्म के MCQs होते हैं ज़्यादातर इन्हीं जो डेट्स हैं उसके अंदर से लाए कर रहे होते हैं। तो आपने डेट्स को अच्छी तरह याद करना है। कोई निशानी रख लें डेट्स को याद करने के लिए, तो आपने डेट्स को नहीं स्किप करना और डेट्स को याद करना है। लास्ट लाइन देखें यहाँ से, ऑन अक्टूबर 25, 1946 द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर फाइनलाइज्ड। ये एज अ MCQs पूछा जाता है, मिड टर्म के अंदर भी आया होता है, आपके क्विज़ के अंदर भी आया होता है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स थे वो कब फाइनलाइज हुए थे। तो वो 25 अक्टूबर 1946 को फाइनलाइज किए गए थे। आगे पंजाब की बात करें तो मुस्लिम लीग ने क्या किया था, बैगर्ड 79 आउट ऑफ 86 सीट्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है। अगर आपके पास फिजिकली हैंडआउट्स मौजूद हैं तो इसको हाईलाइट कर लें, और अगर आप PDF फॉर्म में देखते हैं तो PDF फॉर्म पे इसको हाईलाइट कर लें पेन की मदद से, तो वहाँ पर भी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर भी हाईलाइट हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी स्टूडेंट के जो पेपर है उसके अंदर ये MCQs ना आया हो मिड टर्म में। तो ये आपने याद लाजमी करना है कि जो पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग ने बैक की थी सीटों को जीता था, डैट इज़ 79 आउट ऑफ 86। और इसके अलावा आगे बात करें तो लास्ट जो है आपका लाइन देखें, द खिज़र गवर्नमेंट रिज़ाइन एंड द गवर्नर रूल वॉज अप्रूव्ड ऑन March 2, 1947। जो खिज़र गवर्नमेंट है उसने रिज़ाइन कर दिया था 2 मार्च 1947 को। फिर उसके बाद असम क्या हुआ था जी, इसका मौलाना बहाशानी लॉन्च अ मूवमेंट अगेंस्ट द इजेक्शन ऑफ मुस्लिम पेजेंट्स। ये आप छोड़ दें, इसको आपने याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं आता होता आपको। अनाउंसमेंट क्या हुई थी फरवरी 20, 1947 की, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया था जुलाई 1947 को, ऑल पावर वुड बी गिवन टू बी रिप्रेजेंटेटिव्स। अच्छा, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है कि आप अनाउंसमेंट लिखें जो कि 20 फरवरी 1947 को हुई थी। तो आपको ये याद होनी चाहिए कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसने डिक्लेयर किया था कि जुलाई 1948 जुलाई 1948 को ऑल पावर वुड बी गिवन टू द रिप्रेजेंटेटिव। जो तमाम तर पावर है वो रिप्रेजेंटेटिव को दे दी जाएगी। इफ़ नो कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं किया जाएगा, द ब्रिटिश गवर्नमेंट विल थिंक वेदर द पावर्स टू बी गिवन बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब जब अगर कोई भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सोचेगी, इसका ये ख्याल होगा कि जो पावर है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दे दी जाए। और इफ़ सम एरियाज़ और एनी अदर अल्टरनेटिव डैट इट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस, और ये जो जितना भी अल्टरनेटिव इंटरेस्ट है ये इंडियन को दिया जाएगा। और माउंट बैटन ने इस चीज़ को, इस विक्ट्री को इम्प्रूव या अपॉइंटेड किया था। माउंट बैटन एज विक्ट्री, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपने इस तरह से पढ़ लेना है एक दफ़ा एज अ MCQs। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि माउंट बैटन ने अराइव हुआ था दिल्ली के अंदर 22 मार्च 1947 को। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अपॉइंटमेंट वॉज टू विन अप ब्रिटिश रूल। ही अरेंज्ड डायलॉजियस, या ही अरेंज डायलॉग्स with the Indian leaders, then he visited England for deliberations for new plan। तो ये आपने याद रखना है कि माउंट बैटन जो था ये दिल्ली में कब पहुंचा था। ये दिल्ली में के अंदर 22 मार्च 1947 को आया था। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई अपॉइंट करवाना था, और इसने अरेंज किया था इसको इंडियन लीडर्स के मुताबिक। और इसके बाद ये जो है आगे चला गया था नेक्स्ट प्लान के लिए। 3 मार्च के प्लान क्या था ये भी आपने खुद से पढ़ लेने हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने अपनी जो एज अ MCQ एज अ सेल्फ राइटिंग है उसके लिए आपने पढ़ लेना है।
अच्छा जी, आगे बात करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो इससे पहले मैं आपको ये उर्दू में भी दिखा देता हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह क्लियर हो जाए। लेक्चर नंबर 13 की बात कर रहे हैं। आप यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करने के बाद उर्दू हैंडआउट्स में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर मैं ज़्यादा देर वीडियो को स्टॉप नहीं कर सकता और यहाँ पर फिर वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। तो हमने 2 लेक्चर एक ही वीडियो में कवर अप करने हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा। आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो अच्छी तरह क्लियर हो सके। वीडियो अच्छी लगने पर इसको लाइक भी कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि हमें भी वीडियोज़ का फ़ायदा हो सके। तो यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा खुद से। आगे बात करते हैं, ये भी आपने खुद से पढ़ना है, मैं आपको यहाँ पर नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन मैंने आपको इंग्लिश में समझा दिया, उर्दू में आपने इसे खुद से ट्राई कर लेना है। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आएगी तो आपने कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लेना है, हम इंशाल्लाह आपके कमेंट का रिप्लाई करके एज सुन एज़ पॉसिबल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। मेरी बहुत कोशिश ये होती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कमेंट का रिप्लाई करके उनका कॉन्सेप्ट जो है वो जल्द से जल्द क्लियर कर दूँ। ओके, चलते हैं इंग्लिश हैंडआउट्स की तरफ। 3 जून का प्लान क्या था? द ब्रिटिश विल नॉट इम्पोज अ कॉन्स्टिट्यूशन बट द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली विल फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इम्पोज नहीं किया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं आइन को, तो उसने आइन को इम्पोज नहीं किया था, जब बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसने फ्रेम किया था एक ऐसा आइन। द कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट बी इम्पोज्ड, ये इम्पोज नहीं कर रहे थे ऑन द एरिया डू नॉट एक्सेप्टेड, यानी इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, जो कि उस टाइम मुसलमानों ने डिमांड की थी, हिंदुओं ने डिमांड की थी। ऑप्शन विल बी साउट फ्रॉम देम इफ़ दे वांट टू सेट अप द सेपरेट CA stand for Constitutional Assembly, Punjab and Bengal assemblies that meet into 2 parts, members from Muslim majority areas and other districts separate to decide if the provinces be partitioned। यानी कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर जो मेंबर्स हैं जो कि अब 2 हिस्सों में डिवाइड होना जा रहा था, उसको ये लोग जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उसके मुताबिक ये प्लान बनाया जा रहा था कि ये एक्सेप्टेंस होगी या नहीं होगी। इन्हीं को उर्दू हैंडआउट्स में देख लें, चूँकि थोड़े से इंपॉर्टेंट है तो ये आपने लाजमी इस तरह याद कर लेने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी मैंने आपको उर्दू में दिखा दिया। अब मैं आपको यही इंग्लिश से जो है वो समझा दूंगा कि 2 इंडिपेंडेंट डोमेशन स्टेट, यानी 2 बड़ी इंडिपेंडेंट स्टेट थी जो कि मार्ज़ वजूद में आई थी। 15 अगस्त, एक 14 अगस्त 1947 को जो कि पाकिस्तान था, और 15 अगस्त 1947 को जो कि भारत था। देयर लेजिस्लेचर्स विल हैव ऑल पावर, अब इनके पास तमाम तरह की पावर्स थी टू मेक लॉज फॉर द रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 विल बी इंटर्न कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट टू चेंजेस ड्यू टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और गवर्नमेंट जनरल कैन अडम्प्ट द इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन अंटिल मार्च 31, 1948। यानी ये वो सारे रूल्स हैं जो कि मैंने आपको अभी दिखा दिए हैं। ये तमाम तक जो चीज़ें थी ये इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट के तहत मार्ज वजूद में आई थी। आगे पार्टीशन प्रोसेस हुआ था। पार्टीशन आपको पता है कि सबसे पहले पंजाब था, फिर बंगाल था, फिर सिंध था, फिर इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा था, और आखिर में बलोचिस्तान था, और उसके बाद रेफरेंडम करवा दी गई थी। फिर गवर्नर जनरल इश्यूज़ आ गए थे। अब इस इशू में माउंटबेटन ने ज्वाइन किया था जीजी को। जीजी स्टैंड फॉर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, वाइल एमएल स्टैंड फॉर मुस्लिम लीग decided to appoint Jinnah as the first Governor General of Pakistan in July. Very important MCQs I repeated. Jinnah as a first Governor General of Pakistan in July. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के फ़र्स्ट गवर्नर जनरल थे। बहुत ज़्यादा ये तादाद में MCQs पूछा जाता है, आपने याद रखना है। ट्रांसफ़र ऑफ पावर, अब यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ पावर की गई थी, और चूँकि अब जाहिर है कि अब हमने जो हिंदुस्तान है उससे अलहदा होना था, तो डेफिनेटली हमारे पास उतनी पावर नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी। तो यहाँ पर भी उसके बारे में आपको बताया हुआ कि यहाँ पर इस तरह से जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है वो यहाँ पर की गई थी। लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 14 में अब एंड टू ईस्ट इंडिया कंपनी रूल है, ये भी आपने इस तरह पढ़ लेना है एक दफ़ा। ये कब हुआ था? ये 2 अगस्त 1948 को हुआ था। ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसके अंदर ये पास किया गया था, और यहाँ पर तमाम तर राइट्स दिए गए थे। पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ था। इसके अलावा जो आपका क्रिएटेड है कैबिनेट मिशंस प्लान, वहाँ पर सारी बातचीत हुई थी। इंडियन कौंसल एक्ट जो है यहाँ पर भी ये बता रहे हैं कि जितने भी लाज आपके हुए थे अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल कुड असाइन स्पेशल टास्क टू एनी मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कि जो गवर्नर जनरल है वो किसी भी स्पेशल टास्क जो है वो असाइन कर सकता है किसी भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर को। इसके अलावा जो मेंबरशिप है गवर्नर जनरल की वो 6 से लेकर 12 तक होगी। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट MCQ आता है कि जो मेंबरशिप है काउंसिल की वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो वो 6 से लेकर 12 तक हो सकती है। बाकी आपने खुद एक दफ़ा पढ़ लेना है, समझ नहीं आएगी तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको कमेंट का रिप्लाई करके आपको एज सुन एज पॉसिबल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगा।
इंडियन कौंसिल एक्ट 1892, इसके पॉइंट्स भी आपने खुद से एक दफ़ा देख लेनी है, इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन एज एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कुछ भी आएगा तो आपने परेशान नहीं होना, अपना कॉन्सेप्ट लाजमी लिख देना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1999, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1939 की बात कर रहे थे हम। इफ़ द बैकग्राउंड ऑफ सम सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट बिटवीन 1909 टू 1999 लाइक वर्ल्ड वार 1 हुई थी, इनके दरमियान जो 1914 से लेकर 1918 तक चलती रहेगी पोलिटिकल एक्टिविटी हुई थी, भी चेंज इन मुस्लिम लीग ऑब्जेक्टिव थे, लखनऊ पैक्ट हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि कोई भी ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियंस हैं इन ऑल ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट वुड बी डन हुई थी। तो यानी वो तमाम तर चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहाँ से यानी इंडियन एक्ट के अंदर यहाँ पर इंक्लूडेड की गई थी। तो ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है इसको अच्छी तरह से। तो आगे बात करते हैं साइलेंट फीचर। साइलेंट फीचर क्या था? दिस एक्ट प्रोवाइडेड अ बैकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर विच कंसिस्टेड ऑफ 2 हाउसेज। इंपॉर्टेंट हमसे क्यों है कि साइलेंट फीचर कितने हाउसेस पर कंसिस्ट करता है, तो आपको याद होना चाहिए साइलेंट फीचर 2 हाउसेस पर कंसिस्ट करता है। वन वॉज द काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसका एक हाउस होता है वो काउंसिल ऑफ स्टेट पर कंसिस्ट करता है मेंबरशिप 60 के साथ, और विच 34 वर विच इलेक्टेड एंड 20 नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स। अब ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है कि जो 34 होती हैं उसको इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है, जबकि जो नॉमिनेटेड होती हैं इलेक्टेड किया जाता है उनको, इलेक्टेड का मतलब जो इलेक्शंस के थ्रू आ जाते हैं, और 26 जो होती हैं वो नॉमिनेटेड होती हैं ऑफिशियली तौर पर, और नॉन और जो ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं वो शामिल होते हैं। 145 मेंबर्स टोटल होते हैं, जिसके अंदर से 105 जो है वो इलेक्टेड होते हैं, एट द रेस्ट वुड बी नॉमिनेटेड, जबकि जो बाकी हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं। इसी तरह से आगे बात कर रहा है कि डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं फ्रेंचाइज पर, और जो टैक्स पेइंग होता है, ये तमाम तर चीज़ें जो होती हैं साइलेंट फीचर एक्ट 1919 के तहत जो है वो की जाती थी उस ज़माने में। अब चूँकि आपका लॉ चेंज हो गया है, आपका जो आइन है वो चेंज हो चुका है, तो अब आपके जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो अब आपके पास इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। आगे बात करते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर काउंसिल की। मेंबरशिप इंक्रीज 70% वर इलेक्टेड। जो मेंबरशिप है इसको इंक्रीज़ कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था 70% इलेक्टेड के साथ। देवर हैविंग लिमिटेड पावर्स, अब इनकी जो पावर्स हैं वो लिमिटेड होती हैं। दे कुड रिजेक्ट बजट बट जीजी गुड रीस्टोर इट। जीजी गवर्नर जनरल जो होता है उसको रिस्टोर कर सकता है, ये बजट को जो है वो रिजेक्ट कर सकती हैं, लेकिन जो गवर्नर जनरल जो होता है वो इसको रिस्टोर से दोबारा कर सकता है, यानी वो इस पर ये कह सकता है कि अब जनाब इस पर दोबारा एक दफ़ा नज़रसानी की जा सकती है। उसके बाद आगे डायरी सिस्टम की बात करते हैं। द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड डायरी सिस्टम इन द प्रोवेंसेस, ये प्रोवेंसेस के अंदर लागू हुआ था। अकॉर्डिंग टू दिस न्यू अरेंजमेंट सब्जेक्ट, अब इसके न्यू अरेंजमेंट जो सब्जेक्ट्स थे वो किए गए थे, जिसके अंदर से वर्ड डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट इज़ रिजर्व सब्जेक्ट एंड द ट्रांसफर्ड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट को समझेंगे। रिजर्व सब्जेक्ट होता क्या है? जिसके अंदर आपकी जुडिशरी यानी आपकी जो अदालत का सिस्टम आता है वो इसके अंदर आ जाता है, कैनल आ जाते हैं, रेवेन्यू आ जाता है, लैंड रेवेन्यू आ जाता है, फाइनेंस, प्रेस, पावर, तो ये तमाम तो चीज़ें होती हैं जो ये रिज़र्व सब्जेक्ट के अंदर लाई करती हैं। जबकि लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है इसके अलावा गवर्नमेंट की, वो भी तमाम तर चीज़ें लाई करती हैं इसके अंदर। ट्रांसफ़र सब्जेक्ट के अंदर जो लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हेल्थ है, ये तमाम तर चीज़ें ट्रांसफ़र सब्जेक्ट के अंदर लाया करती हैं। ट्रांसफ़र का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र कर देना। तो इसके लिए आप देखें, आप एजुकेशन को थ्रू डिफरेंट ब्रांचेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये ट्रांसफ़र सब्जेक्ट के अंदर लाई करेगा। आप पब्लिक हेल्थ को भी यानी पब्लिक हेल्थ से हॉस्पिटल्स बना के आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसके थ्रू आपने याद रखना है, हिंट्स आप में रख लेने के किस तरह से चीज़ें जो है हमने याद करनी है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये हमेशा जो है पेपर में आता होता है। मैं इंशाल्लाह आपके साथ अपकमिंग वीडियोस में पास्ट पेपर भी शेयर कर दूंगा। अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो कि मेरी वीडियो 1 साल बाद देख रहे हैं, या आप जो हैं वो 6 महीने बाद देख रहे हैं, तो आपने फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि अगर आपको पास्ट पेपर चाहिए तो मैं इंशाल्लाह आपको उसका लिंक दे दिया करूँगा, आप वहाँ से पास्ट पेपर की फ़ाइल जो है वो देख सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बता देना है। नेक्स्ट चलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, इसके बारे में क्या था? इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कंप्रेहेंसिव लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया था। और कहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया था? इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। 2 MCQs मैंने आपको बताए हैं, और ये 2 MCQs बहुत ज़्यादा पेपर में जो है कंटिन्यूसली पूछे जाते हैं, आपको आने चाहिए। इट वॉज ग्रेजुअली फार्मूलेटेड, शुरू में ये फार्मूलेट किया था, स्टार्टिंग विद द सैमन कमीशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वाइट पेपर 1933 एंड JSC. It was a lengthy document passed by the Parliament in July 1935 and got royal assent
इन जुलाई 1935, ये इन अगस्त 1935, जुलाई 1935 के अंदर ये पार्लियामेंट में गया था। ये एक लॉन्ग पेपर था। लॉन्ग पेपर से मुराद ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई थी जो कि हमने पास करनी थी उस टाइम पर। तो ये जुलाई के अंदर गया था और ये रॉयल जो एसेंट हुआ था वो अगस्त 1935 के अंदर आज गया था। साइलेंट फीचर दोबारा आ गया। साइलेंट फीचर आपने एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेना है। अगर आपने पीछे मैंने आपको दोबारा समझा दिया, इसी को आगे उसने फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपने इसको इस तरह से याद कर लेना है। उसके बाद 2 हाउसेज ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर, ये भी मैंने आपको दोबारा समझाया हुआ है। ये इसने आपको नीचे फर्दर एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ये आपने खुद से रीड कर लेनी है। कुछ भी समझ नहीं आएगा तो आपने कमेंट्स में लाजमी पूछ लेना है। मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपको एज सून एज पॉसिबल आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर दूंगा। आगे कमेंट्स आ जाते हैं। कमेंट्स कैसे कहते हैं, फेडरल पार्ट ऑफ द एक्ट वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड और प्रोविंशियल इंट्रोड्यूस। अब ये ओवरऑल जितना भी लेक्चर आपको दे रहा है तो इसके हवाले से एक समरी आपको इन द फॉर्म ऑफ कमेंट दे रहा है, तो ये आपने खुद से एक दफ़ा रीड कर लेनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका जो लेक्चर नंबर जो है 13 और 14 था। इंशाल्लाह मैं एज सून एज पॉसिबल आपका लेक्चर नंबर 15 भी कंप्लीट कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके पास कोई भी प्लेटफॉर्म मौजूद है जो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्विटर है, इसके अलावा जो फेसबुक है, अगर आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपको यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स बने हुए हैं तो काइंडली मेरी इस वीडियो को वहाँ पर भी शेयर कर दें। मेरा चैनल अभी बिल्कुल इनिशियलाइजेशन पर है, तो मुझे आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। मैं आप ही के लिए काम कर रहा हूँ। तो अगर तो आप ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका जो है लेक्चर था। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई तो आपने कमेंट्स में पूछ लेना है। इसके अलावा जो है वीडियो अच्छी लगने पर इसको लाइक भी लाजमी कर दिया करें। इससे हमें जो है वो इनकरेज मिलती है कि हम अपना काम जो है वो बेहतर तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं और एक बेहतर वे में कर रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।